Hello everyone, मैं मुस्कान and I welcome you all to our YouTube channel Study IQ Judiciary. So students, कैसी लग रही है आपको ये सीरीज लैंडमार्क जजमेंट की, जहां पे हम कर रहे हैं इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एवरी लैंडमार्क जजमेंट, ताकि ये आप इफेक्टिवली यूज कर पाए अपने मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन पेपर के लिए. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगेन एक लैंडमार्क जजमेंट को. तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में एक लिफाफा पड़ा हो पैसों से भरा, लेकिन अगर उसमें कोई नाम ना लिखा हो, तो आपकी क्यूरोसिटी बढ़ जाएगी ना कि आखिर ये लिफाफा दे कौन गया. या फिर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर आपका बिल कोई और पे कर देता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि आखिर आपका बिल किसने पे कर दिया. तो ऐसा सिमिलरली हो रहा था कुछ इंडिया में भी हमारे इलेक्शन सिस्टम में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनफ इज इनफ, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है. तो यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में. क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स और कैसे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस पूरी स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, वो भी हम देखेंगे इस सेशन में. तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन में. और यहाँ पे ये जो केस है, ये फेमसली तो बोला जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम से, लेकिन इसका जो एक्चुअली फुल नेम है वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे ये पिटिशनर्स थे जिन्होंने इस स्कीम को क्या किया था, चैलेंज किया गया था बाय द 5 जजेस बेंच. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं. तो आपने प्रोमिसरी नोट का नाम सुना होगा. जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे प्रोमिसरी नोट्स को डिफाइन किया गया है. प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं? प्रोमिसरी नोट्स मतलब जैसा कि नाम डिनोट करता है, प्रोमिसरी, प्रॉमिस करना. क्या किस चीज का मैं प्रॉमिस कर रही हूं यहाँ पे कि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी है पैसे देने की, और उस चीज का मैं प्रॉमिस कर रही हूं कि मुझे इतने पैसे इस पर्सन को देने हैं, और जिस पे मैं प्रॉमिस कर रही हूं दैट इज अ काइंड ऑफ पेपर, दैट इज अ काइंड ऑफ नोट, कि वहां पे मेरा नाम लिखा जाएगा, उस पार्टी का नाम लिखा जाएगा जिसको मैं ये पेमेंट कर रही हूं. ठीक है, और एक सर्टेन सम को क्या किया जाएगा, वहां पे मेंशन किया जाएगा. तो यहाँ पे ये होता है हमारा प्रॉमिसरी नोट. अब इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ तो सिमिलर है प्रॉमिसरी नोट से, लेकिन यहाँ पे 2 चीज क्या होती हैं, मिसिंग होती हैं. एक तो यहाँ पे पेयर का नाम नहीं होता, पेयर मतलब जो पे करता है, और दूसरा पे मतलब जिसको आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं. यहाँ पे इन दोनों नाम्स को क्या बताया गया है, एनोनिमस रखा गया है यहाँ पर. तो इसीलिए ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अभी तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसके बाद हम देखेंगे क्या स्कीम इसके ऊपर लाई गई थी. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी कुछ ऐसे ही बॉन्ड्स थे जिनके थ्रू अगर किसी पर्सन को पॉलिटिकल डोनेशन देना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो वो इस बॉन्ड के थ्रू क्या कर सकते थे, दे सकते थे, लेकिन वहां पे उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता था. तो चलिए उसके बाद, हाँ, अब आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी क्या और इसे लाया क्यों गया था. तो इसे लाए तो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, जिनका ये कहना था, जिनका ये इस ऑब्जेक्ट के साथ लेकर आए थे इस स्कीम को, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग विलिंग तो होते हैं, जो डोनर पॉपुलेशन है वो विलिंग है इन पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो इस चीज के लिए विलिंग नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी को क्या किया जाए, डिस्क्लोज किया जाए अमंग द पब्लिक. तो यहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते थे. तो इसी इंटेंशन से कि ताकि जो पार्टीज जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा अच्छे से क्या करे, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है वो अच्छे से वर्क करे, उसके लिए यहाँ पे क्या लाई गई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. ठीक है,
2017-18 में, ध्यान से देखना, ये 2017 और 18 की बात है। उसके बाद जब ये स्कीम आई, अभी हम स्कीम के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये स्कीम क्या थी। मोटे मोटे तौर पर तो आप समझ ही गए कि यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू क्या ऑब्जेक्ट हम अचीव करना चाह रहे थे। अब थोड़ी उससे पहले की कहानी भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो थे वो अमेंडमेंट्स हो रहे थे। किस टाइप के अमेंडमेंट्स थे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 4 एक्ट्स में क्या किए गए थे, अमेंडमेंट लाए गए थे। पहला था आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सेकंड था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। इन सारे एक्ट्स में कुछ कुछ बदलाव किए जा रहे थे इन परसुएंस ऑफ दिस स्कीम। अब अगर हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं तो ये एक्ट क्या बोलता है, जैसे नाम ही पता चल रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, मतलब फॉरेन से जो फंडिंग होती है इंडिया में उसको रेगुलेट करने के लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन था, फॉरेन सोर्स, जिसका ये मतलब था कि आखिर जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर सकती है और कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो एक मेजर चेंज लाया गया था वो ये लाया गया था कि फॉरेन सोर्स में अब इंक्लूड कर दिया था फॉरेन कंपनीज को कि वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो कि पहले ये प्रोविजन नहीं था, जिसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब यहाँ पे क्या चेंज किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, यहाँ पे ये बोला गया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहे हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ऐसे कंट्रीब्यूशंस को डिस्क्लोज करें इन द पब्लिक। तो यहाँ पे भी उनके ऊपर क्या किया गया था, एक टाइप का एग्जेम्पशन लगा दिया गया था। तो आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे यहाँ पे लूप होल्स को क्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद आरबीआई एक्ट में भी कुछ ऐसा बोला गया कि यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो किसी भी शेड्यूल बैंक को क्या कर सकती है, ऑथोराइज कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए। यहाँ पे किसी भी बैंक की बात की गई है, किसी भी शेड्यूल बैंक की बात की गई है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में क्या किया गया था, इनकम टैक्स एक्ट में ये बोला गया था कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी वो कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही हैं, हाँ, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम कीपिंग अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशंस। यहाँ पे उनको कुछ ऐसा डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है कि आखिर उनको कंट्रीब्यूशन कितना मिला है डोनर्स से। लूपहोल्स पे लूपहोल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। उसके बाद आता है कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है सेक्शन 154, जो कि ये बात करता है कि वहां पर पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, मतलब अगर कंट्रीब्यूशन करना है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो वहां पे एक लिमिट को सेट किया गया था जो कि थी 7.5%। सिर्फ उतना ही आप अपने प्रॉफिट्स का या फिर वहां पे जो वर्ड मेंशन है उसका 7.5% आप क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। जो भी वहां पे नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड होगा तो उसका आप 7.5% कर सकते हो। लेकिन अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया और उस लिमिट को, उस अपर लिमिट को क्या किया गया, यहाँ पे रिमूव किया गया। इसका मतलब ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे कितना भी चाहे आप क्या कर सकते थे, डोनेशन कर सकते थे। अब किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, अब यहाँ पे ये अमेंडमेंट्स लाए गए, मतलब एक तरीके से क्या किया जा रहा था, इररेगुलेटेड फंडिंग को प्रमोट किया जा रहा था टू द पॉलिटिकल पार्टीज। और ऊपर से क्या आ गई थी हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में। अब यहाँ पे ये जो स्कीम थी इसका क्या उद्देश्य था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए, कंट्रीब्यूशन करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी, क्योंकि ये माना जाता था, डोनर्स का ये कहना था कि वहां पे उनको एक फियर रहता है कि अगर किसी राइवल पार्टी को पता चल जाएगा तो शायद उनको, वो एक फियर रहता था, एक थ्रेट का
माध्यम वो बन सकता था। तो इसीलिए उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। उसके बाद यहाँ पे इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज किया गया था कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही क्या कर सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकता है, और किसी भी बैंक को यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो इसका मतलब ये भी था कि यहाँ पे जो भी पर्सन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या करता था, इन्वेस्ट करता था, वहाँ पे उनको अपनी आइडेंटिटी एक तो डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिटी थी, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस थे वो किसकी डिटेल्स में जा रहे थे, किसके डिपॉजिटरी में जा रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसको इन ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरी जानकारी होती थी, इवन अबाउट द डोनर्स ऑल्सो। ठीक है, और उसके बाद ये जो बॉन्ड्स थे वो एक डिनोमिनेशन में खरीदे जाते थे। एक लॉट होता है, डिनोमिनेशन मतलब कि एक लॉट होता है जहां पे आप उतना मिनिमम आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उतने आपको बॉन्ड्स वहां पे लेने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे भी डिनोमिनेशंस चल रहे थे, जैसे 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, तो ऐसे आपके डिनोमिनेशंस थे जिसको जिस डिनोमिनेशन में डोनेट करना है या कॉन्ट्रीब्यूशन करना है वो कर सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ, और उसके बाद जैसे ही इलेक्शंस होते थे उससे कुछ टाइम पहले ये 10 डेज के लिए क्या हो जाते थे, ये विंडो ओपन हो जाती थी कि जिसको भी यहाँ पे क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, वो आखिर कर सकता है ये। ठीक है, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ एसबीआई के पास ही उनकी डिटेल्स जाती थी थ्रू द केवाईसी फॉर्म्स, जो कि नो योर कस्टमर डिटेल्स में भरे जाते थे वहां पे। हाँ, और यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया था कि आखिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग मिल सकती थी। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट किया गया था, और वो क्राइटेरिया ये था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज विच सिक्योर्ड मोर देन 1% ऑफ वोट्स इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, जो 1% से ज्यादा वोट्स जिनको मिल रहा था, वही पार्टीज क्या थी, एलिजिबल थी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, उसके बाद हाँ, और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर यह भी लिमिट लगाई गई थी कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कंट्रीब्यूशन जब उनको रिसीव हो रहा है तो विद इन 15 डेज वो क्या कर सकती है, इसको एनकैश करवा सकती हैं। और अगर इसको एनकैश 15 डेज के अंदर नहीं करवाया है तो फिर ये आपका कहाँ पे चला जाता था, ये फंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता था। तो ये था आपका एक ब्रॉड फ्रेमवर्क अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एक्चुअली स्कीम क्या थी और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद अब जो हमने वहां पे क्या पढ़े थे, अब ये स्कीम थी, स्कीम का ये ऑब्जेक्ट था, और हमारे पीछे जो हम अमेंडमेंट्स पढ़ के आ रहे हैं कि वहां पे कैसे कैसे इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो अब बात आती है इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज करने की। तो वही हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे भी जो यहाँ पे एनजीओस थे, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था, जहाँ पे इस केस का नाम भी इसी एनजीओ के नाम से रखा गया है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज, एंड द सीपीआई, जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये मेनली क्या कर रहे थे, इस स्कीम का अपोज कर रहे थे, इन अमेंडमेंट्स को क्या कर रहे थे, इन लोगों ने चैलेंज किया था कोर्ट में। पिटिशनर्स आल्सो आर्ग्यूड दैट द स्कीम अलाउड नॉन ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पे इनका ये मानना था कि एक्चुअली जो यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम लेकर आई है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं बल्कि नॉन ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर आई है, क्योंकि यहाँ पे एनोनिमस फंडिंग हो रही है जिसका पता नहीं लगाया जा रहा है। सॉरी, हाँ, फिर उसके बाद अब देखो, अब यहां से एक्चुअली जो बैटल है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अराउंड वो स्टार्ट होती है, और मैं आपको लेके आई हूं एक परफेक्ट क्रोनोलॉजी कि यहाँ पे एग्जैक्टली आप कैसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कब कब यहाँ पे क्या हुआ और कैसे चीजें आगे बढ़ी। तो सी 2018 में जैसे मैंने बोला कि ये सारे एनजीओस आए और इन्होंने क्या किया, इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज करना, इस स्कीम को चैलेंज किया। तो वहीं पे सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस स्कीम को क्या किया था, चैलेंज किया था, और यहाँ पे 2016 और 2017 एक्ट को भी क्या किया था, चैलेंज किया था, क्योंकि उन्हीं के थ्रू क्या आए थे, उन एक्ट्स में अमेंडमेंट
आए थे। उसके बाद 2019 में अहेड ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन दीज पार्टीज सीक स्टे अगेंस्ट द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसके बाद जब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, और उसके बाद 2018 में जब सीपीआई ने क्या किया था कि इस स्कीम को, इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, एवरीवन, उनका जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) वो क्या हो रहा है, वो वॉयलेट हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन का भी अधिकार है। और यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे क्या है, इस स्कीम में वो नॉन ट्रांसपेरेंसी है। तो इसी चीज़ को वहाँ पे क्या किया गया था, मेंशन किया गया था। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे 2019 में फिर ये पिटिशनर्स ने बोला कि इस स्कीम पर क्या लगना चाहिए, स्टे लगना चाहिए। उन्होंने ये बोला। फिर ECI सबमिटेड दैट अमेंडमेंट्स टू द 5 लेजिस्लेशंस विल हैव सीरियस रिपरकशंस, और इनका ये कहना था कि इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगेन 2019 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी रिलेटेड टू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, पहले तो सीपीआई ने क्या किया, उन सब चीज़ों को चैलेंज किया, उन सारी स्कीम और अमेंडमेंट्स को, और ये बोला कि इस स्कीम पर क्या लगना चाहिए, स्टे लगना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a). उसके बाद अगेन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि यहाँ पे आपको जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव हो रहे हैं उनकी क्या चाहिए, इनको सारी डिटेल्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पे एक इन डेप्थ हियरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ टाइप के मैटर्स इन्वॉल्व है, एक ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जहाँ पे एक प्रॉपर हियरिंग की ज़रूरत है। तो वहां पे कोर्ट ने स्टे तो नहीं किया, बट एक डायरेक्शन जरूर दिया था इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपना डोनेशन का अमाउंट क्या करें, रिवील करें। फिर क्या हुआ, अगेन यहाँ पे तो जो ऑलरेडी जो प्रोटेस्ट इतना चल रहा था वो अभी शांत होने वाला नहीं था, और बाकी क्या आए, एक्टिविस्ट आए, जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यहाँ पे अभी भी क्या है, वो नॉन ट्रांसपेरेंसी है। तो इसी चीज को अगेन चैलेंज किया बिफोर द इलेक्शंस। अब वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्शंस आने वाले थे, तो इस इलेक्शंस के पहले अगेन ये फंडिंग होने लगती, तो वहां पे अगेन ये गए क्या एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट कि यहाँ पे इसको क्या किया जाए, इसको चैलेंज किया, और उन्होंने क्या किया, स्टे करने के लिए अगेन वहां पे पिटीशन फाइल की। द रिस्पॉन्सेज इंडिकेटेड दैट द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड डिस्पाइट क्लियर वार्निंग इशूड बाय द RBI, और उनका ये कहना था कि यहाँ पे RBI के बार बार मना करने पर भी इस स्कीम को क्या किया गया था, लाया गया था। और फिर अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि अगेन यहाँ पे उन्होंने स्टे के लिए एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद 2019 से 2021, सोचिए ये 2 साल ये मामला एकदम ठंडा पड़ा रहा, इस पर कोई एक्शंस नहीं लिए गए। फिर अगेन 2021 में जब अगेन क्या होने वाले थे, इलेक्शंस होने वाले थे, तो यहाँ पे पिटिशनर्स ने अगेन रिक्वेस्ट किया इन लाइट ऑफ द अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस, क्योंकि यूनियन ने क्या किया था, स्कीम में कुछ अमेंडमेंट लेके आए थे, जिससे वहां पे उन्होंने 15 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे ताकि उनको और ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिसीव हो पाए। तो अगेन उस चीज को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे पिटिशनर्स अगेन आए 2021 में इलेक्शंस के पहले कि इस स्कीम का कुछ करना चाहिए यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट डिनाइज अगेन द इंटरिम स्टे। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप बार बार एक ही रिलीफ के लिए नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ खास हमें जजमेंट नहीं देखने मिला था। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूनियन ने क्या कर दिया था, स्कीम को अमेंड कर दिया था। फिर पिटिशनर्स फाइल एन एडिशनल एफिडेविट। फिर 2022 में जब ऐसी चीजें हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पे अब इंटरिम एप्लीकेशन तो नहीं फाइल की जा सकती थी, तो यहाँ पे एक एडिशनल एफिडेविट के थ्रू क्या आए, पिटिशनर्स आए और उन्होंने बोला कि अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू इंश्योर द डोनेशंस इंक्रीज्ड। वही ऑब्जेक्ट यही था कि डोनेशंस और क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फिर 2023 में 7 पिटिशनर्स फाइल द केस
कंसर्निंग द 3 की इश्यूज। फिर यहाँ पे अगेन मामला गया सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे जो चैलेंजेस थे, जो मेन 3 चैलेंजेस थे, वो ये थे कि एक तो पहला, फर्स्ट वाज द चैलेंज टू द यूनियंस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कि ये जो स्कीम है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पहला चैलेंज ये था। सेकंड ये था टू ब्रिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द आरटीआई, कि यहाँ पे हर पर्सन का अधिकार है अंडर आर्टिकल 19(1)(a कि वो इंफॉर्मेशन सीक कर सके। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्पशन क्यों दी गई है, उस चीज को चैलेंज किया गया। फिर थर्ड ये था कि यहाँ पे जो वैलिडिटी है 2016 और 17 एक्ट की, उसको भी यहाँ पे क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो फॉरेन फंडिंग्स रिसीव करने लगी थी। और कोर्ट का ये मानना था, जब इसका जजमेंट आया तो इनके ये रिपरकशंस थे। जजमेंट तो आपको पता ही है कि यहाँ पे इस स्कीम को क्या किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, और ये माना गया था कि यहाँ पे जो है ये जो स्कीम है वो वॉयलेट कर रही है राइट टू इंफॉर्मेशन को अंडर आर्टिकल 19(1)(a। और जैसा कि यहाँ पे फॉरेन फंडिंग रिसीव हो रही हैं, इसके ये रिपरकशंस हो सकते थे कि यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज जो मेजॉरिटी में यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट है, वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डाल सकती थी। तो यहाँ पे इन सारे चैलेंजेस को, इन सारे इश्यूज को कोर्ट ने क्या किया, एड्रेस किया। और यहाँ पे कोर्ट ने एक चीज और बोली कि ये जो केस है 2023 में ये बोली थी कि ये जो केस है वो किसके पास जाना चाहिए, 5 जज बेंच के पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो इसीलिए इस केस को रेफर किया गया था 5 जज बेंच के पास, क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था। और लास्टली कोर्ट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने इस स्कीम को डिक्लेयर कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये बोला था कि यहाँ पे इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जरूरत है टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अल्टीमेटली ये लैंडमार्क जजमेंट आया 2024 में, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया था, रिजेक्ट किया था यूनियन गवर्नमेंट को, जो यूनियन गवर्नमेंट के कंटेंशंस को, उनकी प्लीडिंग्स को, क्योंकि उनका ये कहना था कि यहाँ पे उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है कि सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को पता लगाया जा सकता है, क्योंकि एसबीआई के पास तो पूरी डिटेल है, बट उस चीज को भी कोर्ट ने मना कर दिया था। और यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे भी कोर्ट ने यही बोला कि दिस इज एंटीथेटिकल, मतलब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट ये पॉलिसी बनाई गई है। और द कोर्ट ऑर्डर्ड द इमीडिएट एंड टू ऑल द सेल्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड। और यहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात बोली, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क सेट किया कि कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं, सब पे एंड होना चाहिए, सबका सब कुछ खत्म होना चाहिए ये चीजें। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दिए गए कि जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं सिंस अप्रैल 2019 उन सबको डिस्क्लोज किया जाए। तो यहाँ पे ये था आपका पूरा केस, ये पूरा एक लैंडमार्क जजमेंट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।